हवाले से। अच्छा सर, एक एवरेज जो इंसान है जिसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है बट यू वांट टू गो आउट ऑफ कंट्री, लेकिन रिक्वायरमेंट उसकी आइल्स की सम हो, किसी जगह है, किसी जॉब के लिए, कोई भी जॉब है वहाँ, उसको आप कैसे गाइड करते हैं, कैसे लेके चलते हैं जिसकी बेसिक्स भी नहीं है इंग्लिश के अंदर? देखिए, अंग्रेज़ी में जो जितना कमज़ोर है ना, वो उतना जल्दी ताकतवर हो जाता है। अच्छा, क्योंकि हमें उसको अनलर्न नहीं करवाना पड़ता। प्रोफेशनल एटीट्यूड की बहुत कमी है, और कमी है तो उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है। देखिए, जो इदारे हैं ना सर, ये असल में काम तो इदारों का है। हमारे पास जो इदारों का बच्चा आता है वो बड़े मराहिल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा होता है, और उसको वहाँ कहीं उस तरह की उसकी तरबियत उसकी नहीं होती, ना ही उसके बड़े उस तरह इंश्योर कर रहे। देखें, माहौल किसे कहते हैं जिससे इंसान सीखता है? गोल्स बनाते हैं, गोल्स के बारे में सोचते हैं कि जी ये करना, लेकिन अचीव नहीं कर पाते। हमारे गोल बड़े गोल होते हैं। अच्छा। उनकी कोई खूबसूरत है, कोई शेप नहीं होती। हम जब लोगों को सुनते हैं ना, तो उन्हें समझने वाले प्रोसेस से नहीं गुजारते उस बात को। हमने आधा सुना और उस आधे की बुनियाद पर वो पूरा करते हैं जो पूरा नहीं होने देता, और हम सब ये कर रहे हो। अब कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं जो आप ज़बरदस्ती निभा रहे होते हैं, उनके साथ रह भी रहे होते हैं, ज़िंदगी भी गुजार रहे होते हैं। देखिए, मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा था एक दौर में कि तुम तो अपने ही नहीं हो सकते, गैर का खाक तुमने होना है। ज़बरदस्ती रिश्ता निभाया जा रहा था, वो रिश्ता होते ही नहीं। तो इसका मतलब जो ताल्लुक है ही नहीं, उसे निभाने वाला कहाँ से दुरुस्त हुआ? तो दुरुस्त ही नहीं होती है। हम अगर आपसे पूछें अगर कुल्ली तौर पे कि बच्चों को शादी जो अपनी मर्ज़ी से करनी चाहिए कि अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से करनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? को उनकी मर्ज़ी की शादी करने देनी चाहिए। हाँ, उन्हें तजुर्बा नहीं है, उनके साथ बैठ के बात करें, डिस्कस करें। आपका बच्चे की अगर आपने तरबियत नहीं की कि वो अपने फैसले कर सके, तो फिर आपने किया क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फ़रहान खान पॉडकास्ट में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप सबकी पुरजोश फरमाइश के ऊपर आज हमारे जो गेस्ट हैं, इससे पहले भी हमने इनके साथ प्रोग्राम किया और आप सब ने बहुत सराहा और बहुत पसंद किया, और हमारे बहुत से देखने वालों ने, सुनने वालों ने ये बात कही कि एक दफ़ा फिर और नशिस्त होनी चाहिए, उनसे गुफ्तगू होनी चाहिए, और हमारे लिए भी उनसे जब मुलाकात होती है, जब बात होती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल जनाब, मेरी मुराद जनाब सैयद इजाज़ बुखारी साहब हमारे साथ इस वक्त हैं, और आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप इसके अलावा लाइफ कोच के तौर पे काम करते हैं, और एक इदारा है सैप्स के नाम से, इंग्लिश यानी कि लोगों की अंग्रेज़ी ठीक करवाते हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, मेहरबानी। सर प्लाइयर सर, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत, तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसको कहेंगे, ये जो पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आवाम की पुरजोश फरमाइश के ऊपर। ऑनर्ड एंड हम्बल्ड। अच्छा सर, चूँकि आज हम आपके अदारे में आए हैं, यहाँ पे हम बैठे हैं, ये एक ऐसा इदारा है जहाँ से हज़ारों नहीं, मेरे ख़्याल में लाखों लोगों ने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की, तालीम हासिल की, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ मुल्कों में आबाद हैं। अच्छा इजाज़ साहब, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब आ रहा है, आप एक सवाल जो मैं आगाज़ से आप करना चाहूँगा, ब्रेन ड्रेन एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले ये बताएं कि ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, जो हमारा हम कह लेंगे जो लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं, आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, मैं इसके मतलब बिल्कुल एक मुख्तलिफ राय रखता हूँ। मैं इसको कोई ब्रेन ड्रेन समझ नहीं रहा हूँ। मेरा इसका टर्म यूज़ हो रही है जी। नहीं, मैं इसको नहीं समझ रहा हूँ कि लोग अगर यहाँ से किसी और मुल्क में जा रहे हैं तो उसका हमें नुकसान को इतना ज़्यादा उसका हो रहा है। ठीक है, एक तो अच्छी खासी हमारी आबादी है, और उस आबादी में से अगर कुछ लोग ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ से वो कुछ कमा सकते हैं, तो वो हमारे ज़्यादा बेहतर काम आ सकते हैं। ठीक, कि वहाँ बैठ कर अगर जब वो डॉलर्स भेजेंगे, जिसकी हमें हमेशा ज़रूरत रहती है, जब वो हमें भेजेंगे तो उससे कम से कम हमारी मईशत के बेहतर होने के इम्कानात होंगे। और दूसरी बात जो सबसे अच्छी मुझे लग रही है इस मामले में, शायद ये लोग तो इसको समझे ना, उस तरह से ना लें शायद, मैं इसकी जो पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ कि हमारा वो नौजवान जो यहाँ से जा रहा है और उसकी यहाँ तरबियत नहीं हुई थी, वहाँ उसकी तरबियत हो जाएगी। ये एक पहलू मैं ख़ास तौर पर इसके ऊपर मैं गौर कर रहा हूँ कि वहाँ जब वो जाएगा तो उसे अंदाज़ होगा कानून क्या होता है, उसका एहतराम कैसे करते हैं, एक्सपोजर किस चीज़ का नाम है, ज़िंदगी आसान कैसे बनाई जाती है।
ये सारी चीज़ें वो वहाँ सीखते हैं, और फिर वो जो उनका इनपुट होगा हमारे इस मुल्क के अंदर वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, यू राइट, एक्सपोजर मिलेगा, एक नई एक्सपीरियंस मिलेगा। वो बच्चा जिसने कभी घर में पानी भी नहीं उठ के पिया था, जी जी वो जी। जब खाना बनाएगा हाँ, उसे फिर उसको अंदाज़ा घर की कदर होगी, उसको उसको अंदाज़ा माँ आ की याद जाएगा। आएगी, घर वालों की याद और आएगी। उनके अंदर स्किल्स आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन बच्चों के हम नाज नखरे उठा रहे होते हैं, वहाँ जब वो जाता है तो उसके अंदर वो सारी स्किल्स आ जाती हैं जो एक बेहतर कामयाब ज़िंदगी गुजारने True. के लिए ज़रूरी है। True. तो ये हमारे लिए एक तरह से बहुत बेहतर भी हो रहा है। बाकी ज़ाहिर है चूँकि इस वक्त मायूसी बहुत ज़्यादा है, नाउमीदी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जाने वाले लोगों को भी हम इस खाते में ज़्यादा डाल रहे हैं कि ऐसे मायूसी आनी चाहिए, ऐसे नाउमीदी आनी चाहिए। हालांकि ऐसा मैं नहीं समझता, ऐसी कोई बात है। आखिर लोगों ने इधर उधर लोग जाते हैं, ये पहले कभी होता था, अब तो ग्लोबल हो गया सारे का सारा, आना जाना आसान हो गया, अब कोई महीनों के सफ़र नहीं होते, राब्ते आसान हो गए। अब जहाँ कोई शख्स बैठा है, जिस टाइम जोन में भी बैठा है, उसे देख सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कोई ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बल्कि अब ये हो रहा है कि ये लोग जब वापस आएंगे तो ये और ज़्यादा बेहतर शहरी होंगे पाकिस्तान के लिए, ये और ज़्यादा हमारे बेहतर काम आ सकेंगे। तो मेरे ख्याल में तो ये हमें नुकसान इसका नहीं। अच्छा, आप ये देखें ना कि जो एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, फिर उसके साथ साथ आप जब एक जगह से, इवन आप एक शहर से दूसरे शहर में भी जब जाते हैं तो आप एक बहुत एक्सपीरियंस गेन करते हैं शहर के, उस शहर की लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका खाने पीने का अंदाज़, सब चीज़ें। और दूसरे मुल्क में जाएंगे तो वैसे ही बड़ा एक्सपोजर एक मिलेगा। और ये बड़ी पॉजिटिव बात है, हमें इस बात पर खुशी हुई है कि हम चूँकि सोसाइटी में लोगों से मायूसी की बातें सुनते हैं कि जी लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बट दिस इज़ पॉजिटिव पॉइंट कि एक अच्छा है कि आपको फ़ॉरेन रेमिटेंस भी आपको मिलेगा। अच्छा सर, चूँकि आप अंग्रेज़ी लोगों को सिखाते हैं और एक इदारा भी चला रहे हैं SAPS के नाम से, हज़ारों लाखों लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं, पढ़ भी रहे हैं। मैं चाहूँगा चूँकि हमारे जब बच्चे यहाँ से जाते हैं उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो अंग्रेज़ी का आता है, इंग्लिश का आता है, इंग्लिश लैंग्वेज का आता है। इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम होती है, सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो आई एम श्योर थोड़ा सा इसमें एक लेंथी प्रोसेस है, बट हमारे देखने वालों को कोई ऐसी आप टिप्स देना चाहेंगे कि जो मुल्क से बाहर दियारे गैर में जाना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं या आइल्स का कुछ कोर्स करना चाह रहे हैं, उस हवाले से कुछ टिप्स आप हमारे देखने वालों के लिए? जी, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं कि एक तो आइल्स ना, मैं इसको कहता हूँ ये छाननी लगी हुई है। यानी जितना भी आपने जहाँ जैसे पढ़ रखा है, जब आप आइल्स करने के लिए आप आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि हमने जो पढ़ा था वो क्या था और जो हमें अब देखा जा रहा है वो क्या है। ठीक है। क्योंकि आइल्स बुनियादी तौर पर कॉम्प्रीहेंशन और साथ स्किल का टेस्ट है। राइट। अब आपको अगर बोलना आता है और अगलों को आपकी बात समझ आ जाती है तो ज़ाहिर है आपके अच्छे बैंड्स आते हैं। अगर आप अंग्रेज़ी सुन के समझ लेते हैं तो यकीनन आपके अच्छे बैंड्स आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम, बड़ा अजीब सी बात आपसे मैं अर्ज़ करूं कि हमारे वो बच्चा जिसको 16-18 बरस हो गए पढ़ते और लिखते हुए, वो जब आइल्स में आता है तो उसके फेल होने के ज़्यादा इम्कान उसी में होते हैं जो वो बरस से करता आ रहा है। ठीक है। और जो उसने बरस से किया ही नहीं, वो बड़े थोड़े अरसे में उसे ठीक कर लेता है, जैसे लिस्निंग हो गई, क्योंकि हम अंग्रेज़ों को तो नहीं सुनते अपने रोज़मर्रा में, लेकिन वो जब अंग्रेज़ों को यहाँ सुनता है तो बड़े थोड़े वक्त के अंदर उसके बैंड, अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा ऐसा स्टूडेंट है जिसके 9 आउट ऑफ 9 बैंड है लिस्निंग में, माशाल्लाह, मेरे अल्लाह के करम से। तो क्या था वो, मैंने एक तरीका उसके लिए बनाया हुआ है, वो एक हमारी एक शीट है जिसमें हमने कहते हैं कि लैंग्वेज अपने लिस्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की एक शीट है, जिसमें हमने उन्हें वेदर रिपोर्ट बताया कि आप उसे कैसे सुने, आप न्यूज़ को कैसे सुने, आप डॉक्यूमेंट्री को कैसे सुने, रिटेन आप उसे कैसे करें। वो जो उसमें से प्रोसेस से गुजर जाता है उसके बड़े अच्छे बैंड्स आ जाते हैं। इस तरह रीडिंग के अंदर भी हम देखें ना, हमें ना ब्रैकेट लगाने वाली कौम कि सवाल में जैसे लफ्ज़ नज़र आए, जवाब में वैसे लफ्ज़ नज़र आए, उसे ब्रैकेट लगे और काम चला लिया। अब यहाँ पर दोनों में लफ्ज़ एक जैसे नहीं होते हैं। जो सवाल होता है उसमें लफ्ज़ और होते हैं, बात वही होती है, और जो जवाब होते हैं उसमें लफ्ज़ और होते हैं, बात वही होती है। वो तो ज़ाहिर कॉम्प्रीहेंशन की बात है, तफ़हीम की बात है, तो वहाँ पर वो उसको कहीं ना कहीं भुगत रहे होते हैं। उसके लिए भी हमने टिप्स एंड टेक्निक्स बनाई है। हज़ारों में तो नहीं, लेकिन सैकड़ों में ऐसे लोग हैं जिनके हमारे रीडिंग में भी 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स आए। तो जब हम राइटिंग में जाते हैं, राइटिंग में जाकर सबसे ज़्यादा मसला आता है, वहाँ उस्ताद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपने कोई तहरीर लिखी है और उसमें जिस तर्ज की गलतियाँ होती हैं वो उस्ताद आपके साथ बैठता है, चूँकि हम लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि हम 1-on-1 फीडबैक पे बिलीव करते हैं। ठीक है। हमारे क्लासरूम के अंदर आप कभी भी विजिट करें तो एक कुर्सी हमेशा आपको टेबल के उस तरफ पड़ी नज़र आएगी उस्ताद के सामने, बच्चे वहाँ बैठे होते हैं और क्लास के दौरान ही वो चल के 1-on-1 अपना फीडबैक लेने के लिए आ रहे होते हैं। क्योंकि आपका जो मसला है, आप बेशक मसलन 4 दोस्त इकट्ठे एक दिन उन्हें दाखिला ले लिया, तो उन चारों के मसाइल एक जैसे तो नहीं होंगे। ठीक है। उनके मसाइल में कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से डिफरेंस तो होगा, तो इसीलिए वो चारों एक दिन इकट्ठे आ भी जाएं तो भी उनमें डिफरेंस होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको 1-on-1 उनको ट्रीट करें, चूँकि उनकी राइटिंग आ रही है, उनको बताया कि ये जुमला यूँ नहीं होना था, ये इस तरह से होना था। चूँकि देखें साहब, हुआ क्या,
सारी ज़िंदगी किसी का लिखा हुआ हमें किसी ने पढ़ाया, बिल्कुल ऐसे, और फिर उस लिखे हुए पर किसी और का लिखा हुआ याद करा डाला। बिल्कुल ऐसे। जी। आज हमें कहा जाता है लिख के दिखाओ, तो साहब कहाँ से लिख के दिखाएं? हम्म। हमने तो पूरी ज़िंदगी खुद से कभी लिखा ही नहीं। हम तो True. छोटी समरी लब के याद करने वाली कौम। True. हमें तो उस्ताद भी वही अच्छा लगता था जो एक सफ़े पे 8 समरीज दे देता था। वो हालांकि वो फॉन्ट छोटा करके वो बिल्कुल काम ऐसे, करता था, बिल्कुल लेकिन ऐसे। बहरहाल हमारी नफ्सियाती तसल्ली हो जाती थी। तो यहाँ पर आइल्स की आप बात करें या आप स्पोकन इंग्लिश की बात करें या राइटिंग स्किल्स की बात करें, तो इसके लिए टीचर ज़रूरी है। उसके बाद हम उन्हें कहते हैं एनवायरनमेंट हर एक ने खुद बनाना होता है। आप हमारे पास 1.5 घंटे का हमारा स्पोकन इंग्लिश का है, उसके अंदर हम रोज़ प्रेजेंटेशन करवाते हैं ताकि कॉन्फिडेंस वहाँ रोज़ होती है सर, Great. क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस उसके जब वो 10-12 बच्चों के सामने खड़ा होता है, जो कि हम लोग 15 से ज़्यादा क्लास नहीं बनाते, लोगों को चूंकि बात करने का भी तो टाइम मिले ना। आपने क्लास भर दी और बच्चे के हिस्से में टाइम में थोड़ा है, उसमें भी कॉन्फिडेंस वो कहाँ से? इस टाइम प्रेजेंटेशन रोज़ कराते हैं, इंटरव्यू के ऊपर रोज़ काम करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं किसी एतबार से वो बच्चा जब मार्केट में जाए तो वो बड़े एतमाद के साथ अंग्रेजी बोल पाए। और जो आइल्स का हमारा बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे रिजल्ट, शानदार रिजल्ट आते हैं। क्योंकि देखिए 1988 में आइल्स आया था और 1992 से हम लोग ये काम करा रहे हैं। माशाल्लाह। तो हम तो आइल्स से 4 साल छोटे हैं, है नहीं? तो हम अक्सर लोगों से कहते हैं यू आर इन द सेफेस्ट हैंड्स। आप जब तशरीफ लाते हैं, क्योंकि हम पूरा टेस्ट पहले लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि अब आप ये हमारे पास 5 महीने का कोर्स है, 5 हफ्ते का कोर्स है, 7 हफ्ते का कोर्स है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 हफ्ते का कोर्स है। तो वो जो 9 हफ्ते या 7 हफ्ते में एक बच्चा बैंड्स लेकर चला जाता है, तो उससे, और वो बैंड मैं तो नहीं दे रहा, वो तो ब्रिटिश काउंसिल दे रहा है। तो जब वो बैंड ब्रिटिश काउंसिल दे रहा है, तो इससे बड़ा सबूत हम क्या देंगे, हमने ठीक पढ़ाया था। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। और वो इतने थोड़े वक्त में हो सकता है। और मुझे उससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं, अगर वो भी कोई इसी तरह के 1-1, 2-2 माह के कोर्सेज कराएं, लेकिन उनका मसला सबसे बड़ा ये है कि जो ही हम उन्हें कहते हैं आप ये 2 माह का कोर्स कराएं, तो उनके इदारे के एक उस्ताद उन्हें कहता है कि कैलकुलेशन ज़रा करें, अपने 200 बच्चे हमारे उठ के वहाँ जाएंगे तो कितना, अपने टीचर 30,000 लब लो। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद वो लब लेते हैं। प्रोफेशनल एटीट्यूड देखिए ना, जो जिसका काम है उसके पास जाए, एक्सपर्ट्स हैं। हर चीज़ का एक्सपर्ट मैं तो नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे ही। कोई नहीं हो सकता हर चीज़ का एक्सपर्ट, तो हमें एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। तो आइल्स में भी हमने ये देखा है कि चूंकि हम समझते हैं कि इसमें एक्सपर्ट है, और उसकी सबसे बड़ी दलील वो रिजल्ट कार्ड्स हैं जो हमारे पास, वो TRF जिसको बोलते हैं, वो है। उससे बड़ी दलील क्या दे सकते हैं? अच्छा सर, एक एवरेज जो इंसान है जिसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यू वांट टू गो आउट ऑफ कंट्री, लेकिन रिक्वायरमेंट उसकी आइल्स की सम हो, किसी जगह है, किसी जॉब के लिए, कोई भी जॉब है वहाँ, तो उसको आप कैसे गाइड करते हैं, कैसे लेके चलते हैं, जिसकी बेसिक्स भी नहीं है इंग्लिश के अंदर? देखिए, अंग्रेज़ी में जो जितना कमज़ोर है ना, वो उतना जल्दी ताकतवर हो जाता है। अच्छा। क्योंकि हमें उसको अनलर्न नहीं करवाना पड़ता। ये जो पढ़े लिखे आते हैं, ये बड़े मुश्किल से ठीक होते हैं क्योंकि इनको अच्छा खासा, मैं अक्सर लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ ये डिग्री याफ्ता नहीं, ये तबाही याफ्ता है, ये बर्बादी याफ्ता है। अच्छा। तो बर्बाद इस कदर वो हो चुके होते हैं कि उन्हें आबादी बर्बादी लगती है, यानी इस हद तक वो उस मकाम तक जा चुके होते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उन्हें कायल करें कि साहब ये हमारा कहना मान लीजिए। लोग आते हैं, उन्हें कहते हैं जो हम आपको ट्रैक दे रहे हैं कुछ ना करें, सिर्फ यही करते चले जाएं। हमारे पास लोग आते हैं, सर वो मैंने कल ना पूरा एक नावल पढ़ डाला। हम कहते हैं भाई हमने 3 सफ़े दिए थे, वो आपने पढ़े? हम जो आपसे कह रहे हैं वो करें। कोई कहते हैं मैं अखबार पढ़ लूँ, नहीं, अखबार पढ़ने से अंग्रेजी ठीक नहीं होती, वो सिर्फ CSS वालों की अंग्रेजी ठीक होती है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल अंग्रेजी होती है, क्योंकि वो तो ज़ाहिर उसका मकसद ही ज़ाहिर और है उस हिसाब से। लेकिन आइल्स में उस तरह से नहीं होती, वो तो कम्युनिकेशन वाली है, कम्युनिकेटिव उसको बोलते हैं, यानी वो आपकी जो एकेडमिक है, जो रोज़मर्रा की आपकी पढ़ाई लिखाई वाली ज़बान है, वो तो वही है। उसमें कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, यानी वहाँ पर आपको ऐसे इडियम्स नज़र नहीं आएंगे जो मतरूक हो चुके हैं, ऐसे फ्रेजेस नज़र नहीं आएंगे जो मतरूक हो चुके हैं। वो जो आपके रोज़मर्रा में आम लोगों को समझ आने वाली ज़बान है, वो चूँकि टेस्ट ही उसी का है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब वो आजकल हमारे पास कुछ बच्चे आ रहे हैं जिनको 4-4.5 बैंड्स चाहिए होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे अपने बैंड्स लेकर जा रहे हैं, बड़े थोड़े वक्त के अंदर लेकर जा रहे हैं। कितनी देर का कोर्स करवा रहे हैं? हमारा सर 2 हफ्ते, 5 हफ्ते, 7 हफ्ते, हद 9 हफ्ते का है। अच्छा, ठीक और है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना, वो 7 हफ्ते, 5 हफ्ते के कोर्स में अपने रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं। मेरे ठीक है, मतलब जो उनकी एवरेज रिक्वायरमेंट। जी, रिक्वायरमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उनकी हो जाती है, क्योंकि हमने उसी तरह से टैबलेट, गोलियां, टाफियां जी, कैप्सूल्स वो बनाए, किसको मीठी देनी, किसको फीकी देनी, किसको उस हिसाब से हमने बना रखा। दैट्स रियली वेरी गुड। ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर लोग इतनी जल्दी कवर कर जाए। अच्छा सर, प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है, जिसमें हम बात करेंगे, चूँकि आप ग्रूमिंग भी करते हैं लोगों की, हमारी डू यू फील कि हमें प्रोफेशनल एटीट्यूड की बहुत कमी है, और कमी है तो उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है। देखिए, जो इदारे हैं ना सर, ये असल में काम तो इदारों का है। हमारे पास जो इदारों का बच्चा आता है, वो बड़े मराहिल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा होता है।
और उसको वहाँ कहीं उस तरह की उसकी तरबियत उसकी नहीं होती, ना ही उसके बड़े उस तरह इंश्योर कर रहे। देखें, माहौल किसे कहते हैं जिससे इंसान सीखता है? वो जो होता है वो इंसान देखता है, उसके मुताबिक वो नकल करता है। आज अगर आपने कहीं आप बैठे हुए थे और आपने बच्चे को कहा यार ये सीवी पकड़ो और ये तो ज़रा जमा करा के आओ, तो उसे होगा किसी तरह सीवी पकड़ी जाती है और जमा करा दी जाती है। और अगर आपने उस सीवी को बाकायदा अच्छी तरह प्रेजेंटेबल हालत में रखा और उसके ऊपर गुफ्तगू की उससे कि यार ये है और बड़े अहम चीज़ है, ये बड़े तरीके से देनी चाहिए, इसको यूँ पेश करते हैं, ये होता है वो, उसी तरह जाकर देगा। अभी कल की मैं आपको बात बताऊँ, ये कल की बात, मेरे पास एक बच्चा आया वहाँ से कि सर मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, बड़ा मैं आपको पसंद करता हूँ, इतने अरसे से सुन रहा हूँ, तो वो ना मैं आया था कि मुझे नौकरी अगर मिल जाए तो। अच्छा। मैंने कहा जनाब मिल जाएगी, तो आपकी सीवी है? तो फ़ौरन उसने जेब में हाथ डाला, यूं पूरी चुरड़ी मुरड़ी मेरे सामने यूं रख दी। कहने लगा सर ये आप सीवी जो है ना वो मेरी देख लीजिए। तो मैंने उनसे कहा साहब मैंने देख लिया, अभी मैंने सीवी खोली नहीं थी, मैंने कहा मैंने साहब देख लिया। अब उसमें वो दोषी नहीं है, उसकी तरबियत नहीं हुई, और करनी किसने थी? उन्हीं इदारों में जहाँ से वो आ रहे हैं। वो इदारे मसरूफ़ हैं कि पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वो उसके नतीजे में प्रोफेशनल अप्रोच। दूसरी मैं आपको एटीट्यूड और बिहेवियर के यहाँ पर डिफरेंस सर्च करूँ कि एटीट्यूड जो है ना वो आपका थॉट और फीलिंग होता है, वो आपका थॉट और फीलिंग है, और जो बिहेवियर है वो उसका नतीजा है। तो हमें एटीट्यूड को ठीक करने के लिए एनवायरनमेंट को ठीक करना पड़ता है, उसका नतीजा फिर जाकर वो निकल कर आएगा। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं, और मैं एग्जांपल ये कोट करता हूँ कि आप जब किसी सिग्नल पे खड़े होते हैं या फिर आप किसी बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, एवरेज लेवल का कोई बच्चा नज़र आता है जिसने कुछ चीज़ें बेचनी होती हैं, आप उसका एटीट्यूड देखिए, वो इतना प्रोफेशनल होता है, इतना पॉलिश होता है कि वो आप हैरान हो जाते हैं कि इसकी तो एजुकेशन कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट कि इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए प्रोफेशनली, कि आप एटलीस्ट आप वो इन्वायरमेंट नज़र आए कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा कमी है। सो आप पर्सनल ग्रूमिंग भी देते हैं? जी सर, मैं आपको यहाँ पर एक बात अर्ज़ करूँ, जब आपकी ज़रूरत तरबियत करती है ना तो गज़ब की करती है। ओह क्या बात है, बहुत प्यारी बात की, बहुत प्यारी। उस बच्चे की ज़रूरत ने तरबियत की है जिसका आपको बिहेवियर इस तरह का नज़र आ रहा था। क्या हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। इस तरह से बच्चे आते हैं, जिस बच्चे को खौफ हो ना कि मेरी नौकरी चली जाएगी, वो बड़ा गज़ब का काम करता है। और जो यहाँ बैठ के हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ हर जगह जॉब कर रहे होते हैं ना यहाँ पर, साथ ही साथ वो 10 और जगहों पे मुंह मार रहे होते हैं, और उनका एटीट्यूड ही और होता है, उनका बिहेवियर ही और होता है, क्योंकि वो आते हैं उनके साथ ही वो, यानी एक इस सीट पे कपड़ा डाला वो 4 कपड़े और भी साथ लेके फिर रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? बहुत जल्दी ये तंग आ जाते हैं, ये फिर थक जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना होता है। इनकी वजह से हम लोग जो एम्प्लॉयर है वो बहुत परेशान होते हैं। That's true। यानी दिन में 10-10 लोगों को इंटरव्यू करते हैं, उन्हें टाइम भी बताते हैं, सब कुछ कहते हैं, उसके बावजूद जब वो आते हैं समझ नहीं आ रहे थे कि ये चाह क्या रहे हैं। यानी वो कहते हैं कुछ भी ना करना पड़े, हमारे इज्जत एहतराम हम ऐसे हो जैसे बॉस की भी नहीं है, सब कुछ मिले। अच्छा सब कुछ मिले, हमें सफ़ा अगर नहीं प्रिंट निकालना नहीं आता तो सिखाएं ना आप हमें। अच्छा फाइल में सफ़ा रखना नहीं आता तो आप किस लिए बैठे, आप हमें सिखाएं ना। और अगर उन्हें कहते भाई ये 4 प्रिंट आप और ज़्यादा निकाल लीजिएगा, इतने काम हमसे नहीं होते, तो उसका नतीजा फिर क्या निकलेगा? तो सर हमें इनको समझने की ज़रूरत है, और इसमें इदारे का किरदार है। अब देखिए, अगर इदारे के सरबराहान तैयार होकर इदारे में आएंगे, बच्चा तैयार होकर आएगा। That's true। और अगर वो कहेंगे किताब निकालने कौन सा सबक पढ़ना है तो फिर नताइज तो वही निकलेगा। That's true, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, हम चूँकि स्टार्ट ऑफ द ईयर अक्सर इस होता है, तो चूँकि हम तो ये भी साल ख़त्म हो रहा है, गोल्स बनाते हैं, गोल्स के बारे में सोचते हैं कि जी ये करना, लेकिन अचीव नहीं कर पाते, और उसके ऊपर सही तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। वो है क्या वजह होती है? सर एक तो हमारे गोल बड़े गोल होते हैं। अच्छा सच्ची बात, उनकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है, वो इतने गोल मटोल होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, उन्हीं गोल पे फिसलते रहते हैं। देखिए हम जब लोगों को सुनते हैं ना तो उन्हें समझने वाले प्रोसेस से नहीं गुजारते उस बात, हमने आधा सुना और उस आधे की बुनियाद पर वो पूरा करते हैं जो पूरा नहीं होने देता हमें। और हम सब ये कर रहे होते हैं। हमने किसी को सुना, बड़े मोटिवेट हो, उठा के ये काम कर डालो, और आगे पीछे को कोई पता नहीं है। अगले दिन हमें किसी और को सुना, वो कोई और दिशा में ले जाना चाहता है, मुझे दौड़ पड़ते हैं। आप देखिए किसी भी चीज़ के किसी मकाम तक जाने का एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, उससे गुजर कर आप उस जगह पर बैठते हैं। आज आपने अगर 20 बरस किसी चीज़ पर लगाए तो किसी और को 20 नहीं लगाने चाहिए, लेकिन 3-4 तो लगाने चाहिए। और अगर वो कहे कि मैं 2 महीने में उस मकाम पे पहुंच जाऊं जिस पर ये 25 साल बाद पहुंचे, तो साहब ये मुमकिन नहीं है, ये गैर फितरी है। फितरत ने उसकी जिसकी परवरिश सर फितरत ना करे वो तो सारी ज़िंदगी कच्चा रहता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, चूँकि आपके होने का हम फ़ायदा ये उठाएंगे, हम सोशल इश्यूज़ की जानिब ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा
इश्यूज़ हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और आपसे हमेशा बात भी होती है और बहुत चीज़ें नई नई सीखने को भी मिलती हैं। अब कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं जो आप ज़बरदस्ती निभा रहे होते हैं, उनके साथ रह भी रहे होते हैं, ज़िंदगी भी गुजार रहे होते हैं, फिर उसके बावजूद आप अंदर से जो आपकी कैफ़ियत होती हैं वो बड़ी इज़्तिराब में होते हैं, बड़े आप मुंतशिर होते हैं, लेकिन फिर भी आप उन रिश्तों को मजबूरन निभा रहे होते हैं। ऐसी कैफ़ियत में लोग क्या करें? देखिए, मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा था एक दौर में कि तुम तो अपने ही नहीं हो सकते, गैर का खाक तुमने होना है। वाह वाह। तो जो ज़बरदस्ती रिश्ता निभाया जा रहा था वो रिश्ता होते ही नहीं। तो इसका मतलब जो ताल्लुक है ही नहीं उसे निभाने वाला कहाँ से दुरुस्त हुआ? वो तो दुरुस्त ही नहीं है, और जब वो दुरुस्त अमल का हिस्सा नहीं है तो उसके नताइज दुरुस्त कहाँ से निकल सकते हैं? तो लिहाजा अगर कहीं आपका ताल्लुक आप नहीं निभा पा रहे, एक दो दफ़ा आपने कोशिश करके देख ली, तो ताल्लुक साहब वन वे ट्रैफिक नहीं होता। कितना निभाएगा कोई, किस हद तक निभाएगा कोई? और जब तक निभाने का शऊर किसी को नसीब ना हो, आप उसके साथ कितना को निभा लेंगे? लिहाजा मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, देखिए ख़ासतौर पर ये जो तलाक जिसको पसंद नहीं किया गया लेकिन इजाज़त तो दी गई है ना, तो खालिक इस बात को तो जानता है ना कि ये हो सकता है। तो ताल्लुक कोई भी हो उसकी एक लिमिट होती है, उसकी हद होती है, और ताल्लुक में अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं करनी चाहिए जितनी आजकल नॉर्मली मैं देखता हूँ। लेकिन ये तो सारी जिंदगियाँ गुजर जाती हैं, तो गलत फेल है सर। और इतने बच्चे भी हो जाते हैं, फिर उसके बावजूद इवन फैमिली की अगर बात करें तो उसके बावजूद रिश्ते चल रहे होते हैं, तो वही गैर मुनासिब है, उसी की सज़ाएं फिर कौन भुगतता है? लेकिन किसी जगह ये भी तो होता है कि अगर मियाँ बीवी का ताल्लुक अच्छा है लेकिन सास और बहू का ताल्लुक नहीं अच्छा, वो सर किसी जगह नहीं, वो हर जगह होता है। तो वो किसी जगह बड़ा एहतियात से बात की, किसी जगह नहीं, वो नॉर्मली हर जगह ही होता है। देखिए साहब, नुकसान होता कब है? जब सेट लगते हैं। आप मसलन बेटी को देखने आए जा रहे तो सेट लग गए, तो वो जो सेट लगा है वहाँ थोड़ी देर के लिए सबको समझाया जाता है कि आपने अच्छा बनना है, और ये इस बात का सबूत होता है कि वो अच्छे नहीं। जब अच्छा बनना पड़े तो कोई अच्छा नहीं होगा, तो अच्छा बनना पड़ रहा है। उस बेटी को जो बड़ी सख्त मिजाज की हो गई या थोड़ी उसे कहेंगे बेटा थोड़ी देर तो बस ये आधा घंटा 2 घंटे गुजार, उसको अपनी ज़िंदगी गुजरवानी है जिसको आप आधे घंटे के लिए तैयार करें, उसने कहाँ से वो ज़िंदगी गुजारनी है? फिर उनसे 1-2 दिन पहले वॉशरूम बड़े अच्छे धुल रहे होते हैं, बर्तन बड़े अच्छे धुल रहे होते हैं, किचन बड़ा अच्छा धुल रहा होता है, एहतमाम हो रहा होता है। वो जो एहतमाम है वो धोखा खाने के लिए धोखा देने का एहतमाम होता है। तो जब आप धोखा खाने के लिए धोखा देने का एहतमाम कर रहे हो तो उसके नतीजे फिर क्या निकलेंगे? हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा, मैं बल्कि पिछले दिनों मुझे याद है एक टीवी चैनल के ऊपर मुझे बुलाया गया, उन दिनों ये पता चला कि 22 करोड़ से शायद ऊपर के करीब कुछ 22 लाख थे, 2.5 करोड़ से ऊपर यूएनओ ने कहा कि नौजवान हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही पाकिस्तान के अंदर। तो मुझसे टीवी चैनल वाले ने पूछा कि इनकी सर शादियाँ कैसे होंगी? मैंने कहा इन्हें करने दें, 1 हफ्ते के अंदर सारे शादीशुदा होंगे। अब जिनकी शादी होनी है बिल्कुल ऐसे उनको बहन कहती है कि मुझे पसंद नहीं आई, माँ कहती है मुझे पसंद नहीं आई, और वो जो शर्मिंदा फिर रहा होता है इधर, उसे वो पसंद होती है। हाँ, और चूंकि उनको पसंद नहीं आई उसका नतीजा क्या निकलेगा? वो नहीं अच्छा। और जब शादियाँ अगर पसंद की कहीं पता चल जाए तो बहनें कहती हैं कि उसे कहना है LCD LED ये वाली आनी चाहिए, और फ्रिज छोटी नहीं लानी, तू घर चाहे 2.5 मरले का हो, ड्राइंग रूम में आप सोफ़ा रख नहीं सकते, लेकिन सोफ़ा वो मंगवाएंगे जो बड़ा ही आला पाए का सोफ़ा हो। तो फिर उसमें शादियाँ थोड़ी होती हैं, सामान से शादियाँ नहीं होती सरकार। हमारे यहाँ तो यही सिलसिला चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, हर 8-6 महीने के बाद गली मोहल्ले में तमाशा बना होता है कि वो रूपकार लेकर आए होते हैं और सामान जनाब वापस उठा के जा। अच्छा सर, एक और बात भी तो होती है ना, कंपैटिबिलिटी की बात भी है। सपोज़ लड़का पसंद तो कर लेता है किसी को, लेकिन उसकी फैमिली की कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे मौके पे ये चीज़ें भी तो बच्ची के ऊपर असरअंदाज करेगी जो उस घर में आएगी, जो कंपैटिबल नहीं है। शायद आपके इस सवाल का जवाब देते हो सकता है कि हमारा वीडियो इस जवाब की वजह से ज़्यादा चले, जो कि मैं इसमें बात ऐसी करने जा रहा हूँ जो कि ज़्यादातर लोगों को हज़म नहीं होगी। 2 लोगों का एक दूसरे के लिए ठीक होना ज़रूरी है साहब जी, और बस जिन्होंने रहना है उन्हें रहने देने वाले रहने ही नहीं देते। देखें ना साहब, आप और आपकी बेगम साहब आपस में ठीक है तो बस ठीक है, और मैंने ये अक्सर देखा है कि जहाँ हस्बैंड वाइफ ठीक हो वहाँ रिश्तेदार उनके बड़े खिलाफ होते हैं। तो ये एक और सबूत है हमारे सामने कि वो खुशी में खुश नहीं है।
आपका सबसे बड़ा काम तो ये कि आप एक दूसरे के साथ ठीक हों, आप ठीक होंगे तो मामला दुरुस्त होंगे। ट्रू। और अगर आप एक दूसरे के से कुर्बानियां मांगते रहोगे तो फिर आप एक दूसरे के साथ तो हो ही नहीं। और कुर्बानी क्या होती है कि तेरा दिल नहीं भी कर रहा तो ये काम कर, तेरा दिल नहीं भी कर रहा तो वो काम कर। क्यों भाई? क्योंकि मेरे लिए तुझे करना। लेकिन सर ये पूरा पैकेज नहीं होता, कुछ पैकेज नहीं होता। इट्स अ होल फैमिली पैकेज, फैमिलीज के आपस में। नहीं मेरे जान, फॉर एग्जांपल पैकेजेस सिर्फ यू फोन के हो सकते हैं, जैज के हो सकते हैं, ये रिश्तों के कोई पैकेजेस नहीं सर होते। पैकेज इन द सेंस, सपोज मैं कहता हूँ एक एलीट क्लास है जनाब वाला, और एक लोअर मिडिल क्लास है, डू यू थिंक कि उनका कोई कंपैरिजन बनता है उन रिश्तों का? देखिए कंपैरिजन एक्सपोजर के हिसाब से लड़के लड़की ठीक है, दे आर फाइन, वो आपस में बस उन्हीं का फाइन होना जरूरी है। मैं यर्स कर रहा हूँ सर एट टाइम वो दे आर गुड इनफ उस टाइम शादी से पहले। शादी से पहले तो खैर ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं, अच्छे ही होते हैं सभी अच्छे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, हर चीज़ वो अच्छी बाद लग रही में, होती हाँ। है। देखिए ना, कोई भी चीज़ दरियाफ्त होने से पहले तो अपना हुस्न रखती है ना। जब वो दरियाफ्त हो जाती है तो वो कला है जो फतह हो चुका है, फिर उसके बाद इंसान आगे की तरफ दौड़ जाता है। लेकिन मैं आपसे, देखें, इसलिए कहा जाता है कि आप हस्ब नसब चीज़ें देख कर रिश्ता करें, उसका मतलब तो यही है ना कि आप जरा उसमें देखें, वो एक्सपोजर होता है। अब एक लड़की को एक्सपोजर ही नहीं है वहाँ का। अब मैं आपको बताऊँ, सराइकी ज़बान में ना खीर कहते हैं दूध को, दूध को खीर कहते हैं। अब हमारे यहाँ शुरू में जब हम लाहौर आए तो हमारे पास जो मेहमान आते थे, हम अपने घर वालों में से किसी को कहते कि खीर ले आओ और चाय बना दो। वो लोग हैरान होते थे कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा ला रहे हैं यहाँ पर, कि उधर से खीर भी ला रहे हैं, उधर से चाय भी आ रही है। राइट। क्योंकि उनको नहीं पता था। ये पंजाब के अंदर रहते हुए आपको बता रहा हूँ डिफरेंसेस की बात। इससे हटकर खैरात हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी। जब कोई बीमार हो जाए तो बीमार आदमी को जाकर पैसे दिए जाते हैं कि जब तुम सेहतयाब हो, ये तुम्हारी एक मदद भी होती है, सेहतयाब हो तो ये खैरात में शामिल कर लें। वो जब सेहतयाब हो जाता है तो फिर उसके लिए बाकायदा एक दावत बनती है और वो दावत फिर मोहल्ले में तकसीम होती है, और जब वो तकसीम होने जाती है तो ये कहा जाता है ये खैरात के हैं, हम आपको देने आए। अब पंजाब में अगर हम जाके कहें खैरात के हैं और आपको देने आए तो वो क्या कहेंगे? आप भिखारी घर से बाहर निकाल देंगे, भिखारी समझते हैं। तो साहब ये कल्चर वैल्यूज का डिफरेंसेस होते हैं, ये एक्सपोजर के डिफरेंसेस होते हैं। इसी तरह अगर कोई लड़की कहीं से उठ के आई है या कोई लड़का कहीं से उठ के आया तो ज़ाहिर डिफरेंसेस तो होते हैं। लेकिन मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, समधियों को समझने की ज़रूरत है। जी हाँ। बच्चे क्यों समझें? वो क्यों? अभी तो वो दरियाफ्त के मराहल से गुजरेंगे। ये सब देख के बैठे हैं, उन्होंने देखना है। और मैं अगर अपनी आंखों से चीज़ें दिखाने की किसी को कोशिश करूंगा तो वैसे गैर फितरी फेल है। ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैं चाहता हूँ उसके मुताबिक होता चला, चूँकि मुझे पता है। देखिए, आपके हमारे बच्चे आपकी हमारी एक्सटेंशन। ट्रू। तो एक्सटेंशन से ये तवक्को कैसे की जा सकती है कि वो भी वहीं से सफ़र शुरू करे जहाँ से मैंने किया था? बिल्कुल ठीक। एक्सटेंशन तो एक्सटेंशन है, वो तो एक्सटेंड करेगा, ठीक। तो आगे बढ़ेगा। ठीक। तो लिहाजा कोशिश करें, समझी इस बात को समझें कि उन्होंने उन बच्चों को जीने देना है, उन्हें एक्सपीरियंस करने दें। वो उनके इर्द गिर्द इतना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें कि वो अपने एक्सपीरियंस में कहीं ख़राब भी कुछ करें तो कहते बेटा हम जो खड़े, कौन से मसले वाली बात है। और वो दो जो जोड़ा होता है, चूँकि मैं ये काम कर रहा हूँ मुझे पता है वो कितना मुश्किल में होते हैं, और फिर एक वक्त आते हैं वो बदतमीज़ हो जाते हैं, वो फिर किसी की परवाह नहीं करते। बिल्कुल ठीक। और जब वो बदतमीज़ हो जाते हैं, वो या खुला मांगते हैं या तलाक मांगते हैं या कहते हैं अलहदा हो जाए, और इस बात को वो घर वाले समझने को तैयार नहीं है। सिर्फ जॉइंट फैमिली हेवन है, नो डाउट, प्रिवेसी इंश्योर करते। आप जॉइंट फैमिली में ये कर दें कि भाई जो ये कपल को कमरा मिला है इसमें कोई जाके बैठेगा नहीं, नए नए बेड आए होते हैं, नई LCD लगी होती है, देवर समेत सब माँ पहुंचे होते, क्रिकेट का मैच इकट्ठे देख, ये कोई तरीका तो नहीं है। वहीं बोतल खुल रही है, वहीं अब वो बेचारी नई दुल्हन आई वो उनके सामने से वो अलमारियां खोलते सिमट के गुजर रही होती है सब कुछ, तो उनको परवाह नहीं होती। और फिर उसका वॉशरूम जाके इस्तेमाल करते हैं, जो इंतहाई गैर मुनासिब फेल है। जब एक कपल की शादी हो जाती है और उनको एक बेडरूम मिल गया, साथ अटैच वॉशरूम मिल गया, वहाँ तो तुक ही नहीं बनते किसी के जाने की। पिछले दिनों मुझे इस बात के ऊपर इल्म हुआ कि वो एक खातून सास साहिबा वो आई बेडरूम में, बच्चे खेल रहे थे तो वो कहीं वॉशरूम में गई, उन्होंने कहा तुमने यहाँ छुपा के वॉशिंग मशीन रखी हुई है, हमारे बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ये जो आजकल मसले हो रहे हैं। उसके ऊपर अच्छा खासा तमाशा लगे। उसने कहा कि मैंने छुपा के क्यों रखी है, लेकर आई थी मैं वॉशिंग मशीन और मैंने बाहर सहन में इसलिए नहीं रखी कि जगह नहीं थी, तो मैंने वॉशरूम में इसको रख लिया, वहीं पर वो सारा वो सिलसिला हो जाता है। तो इसका मतलब है सास और ससुर की जो है ना ट्रेनिंग वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सर, मैं तो आजकल कर रहा हूँ ये कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश में यही कर रहा हूँ कि समधियों को ट्रेन करें, और उनको ट्रेन क्या करें कि उन्हें जीने दें, जिन्होंने जीना है अभी,
जो ज़िंदगी गुजार चुके हैं, वो जिस तरह एक खातून से कहने लगी, उनकी सास को वो कहने लगी कि तुम ना अपने बच्चों को तुम सही नहीं पाल रही हो, मुझे पालने दो इनको। तो उन्होंने कहा कि आपके पाले हुए के साथ मैं गुजार रही हूँ, आप तो मेहरबानी करें आप तो मेहरबानी करें, आप तो ऐसा ना ही करें। अच्छा, ज़िंदगी का जो एक्सपोजर होता है बड़ों का ज़्यादा होता है, ऑफ कोर्स उन्होंने ज़िंदगी देखी होती है। हम अगर आपसे पूछें अगर कुल्ली तौर पे कि बच्चों को शादी जो अपनी मर्ज़ी से करनी चाहिए कि अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से करनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? बच्चों की शादी तो बच्चों की मर्ज़ी से होनी चाहिए, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो शरीयत कहती है। ठीक है। वालिदैन से मशवरा और ज़रूर वालिदैन की रज़ा भी तो होनी चाहिए उसमें। वालिदैन की रज़ा चाहिए उनके। देखिए ना, अगर वालिदैन ने ज़िद पकड़ी हुई है कि अराइयां दा मुंडा है तो असी जट्टां, तो जट्टां दा मुंडा है तो असी अराइयां, ये तो कहीं कुरान में नहीं है, ये तो कहीं शरई एतबार से दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। अब देखिए सैयदों में भी जो सुनने में जो बात आती है, उनमें भी एहतरामन लोग नहीं करते, शरीयत तो नहीं रोकती उस चीज़ से। अच्छा अच्छा। हाँ, एहतरामन वो नहीं करते। अच्छा, अब जब आपको शरीयत एक चीज़ की इजाज़त दे रही है उस बच्चे को, उस बच्ची को आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने की, तो अपनी शरीयत मुकद्दम है। हमारी तो सबसे ऊपर वही। वालिदैन को उसको राज़ी करना चाहिए, अच्छे तरीके से, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, उलझ नहीं जाना चाहिए, नाफरमान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वबिल वालिदैन एहसाना कह दिया गया। इस तरह वालिदैन को भी तो उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, उसकी ख्वाहिशात को समझना चाहिए और उनका एहतराम करना चाहिए। और शेक्सपियर, मैंने पिछले दिन एक लेक्चर दिया कि लव मैरिजेस बचाओ, उसमें मैंने ये बात की कि लव मैरिज बच इसलिए नहीं पाती कि उसे बचाने वाले नहीं होते, वो ताने देने वाले होते। हम तो पहले कहते थे। और अरेंज मैरिजेस क्यों नहीं भरी होते हैं? सारे घसीट घसीट के, वो योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर से हम बोलते हैं कि वो ज़बरदस्ती वो जकड़ देते हैं उनको कि बस तुमने इधर से, और जिस तरह दो बैल नहीं आप बांध दिए जाते हैं, और वो फिर जाना वाना भी चाहे तो ऐसे तरीके से बांधते कि बस उन्हें चलना ही पड़ता है खास में। दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। बच्चों को उनकी मर्ज़ी की शादी करने देनी चाहिए। हाँ, उन्हें तजुर्बा नहीं है, उनके साथ बैठ के बात करें, डिस्कस करें। आपका बच्चे की अगर आपने तरबियत नहीं की कि वो अपने फ़ैसले कर सके, तो फिर आपने किया क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आज की नशिस्त भी बड़ी ज़बरदस्त रही और बहुत कुछ सीखने को मिला, और इसी उम्मीद के साथ कि आपके साथ इस तरह की मज़ीद नशिस्तें और आपकी सोहबत भी हमें मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। ऑनर्ड एंड हम्बल्ड सर। एजाज़ बुखारी साहब हमारे साथ है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपके फ़ीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फ़रहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।